हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी ट्यूटोरियल्स। अगर आप एडी ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि जो भी टेक्स्ट बुक है उसकी इमेजेस आपको मेल की जा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया मतलब क्या? क्रिया यानी कोई कार्य, जैसे उठना, बैठना, हंसना, गाना, जाना, आना, ये जो सारी होती है इसे हम क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब इस नाम से जानते हैं। तो आज हम क्रियाओं के प्रकार यानी उसके भेद कौन से होते हैं या कौन कौन से प्रकार की क्रिया होती है उसमें से कुछ भेद हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, हम इस वाक्य से शुरुआत करेंगे। तो देखिए ये वाक्य, वह घड़ा भरता है। ये जो वाक्य है या हिंदी व्याकरण में जितने भी वाक्य होते हैं ये अलग अलग शब्दों से बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो वाक्य है वह घड़ा भरती है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो क्रिया है भरने की, यानी ये जो है ये क्या है? क्रिया। उसके बाद जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उस वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है इसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, ये क्या है? क्रिया। और ये क्या है? ये क्या है? कर्ता। अब आते हैं घड़ा। घड़ा ये जो शब्द है इसे हम कहते हैं कर्म। तो इस प्रकार से वाक्य बनता है कर्ता अधिक कर्म अधिक क्रिया। अब कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब। तो इन तीनों से वाक्य बनता है। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जैसे यहाँ पे भरना, ये जो क्रिया है इसके साथ कर्म वाक्य में मौजूद है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म आता है या जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म आता है उस क्रिया के साथ, तो ऐसी जो क्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जो कि इस क्रिया के साथ यहाँ कर्म मौजूद है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस आधार पर क्रियाओं के दो भेद हैं। एक है सकर्मक, स यानी होना, कर्म यानी ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो कौन सी है? सकर्मक क्रिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले। ओके, अब ये वाला वाक्य हम देखेंगे। निखिल गा रहा है। इस वाक्य में कर्ता मौजूद है। गाना या रहना या होना ये क्या है? क्रिया है, यानी इस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है। इस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जो क्रिया है इसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ये जो क्रिया है इसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। ओके, तो ये होती है सकर्मक क्रिया और ये कौन सी है? अकर्मक क्रिया। क्यों अकर्मक है? एक बार फिर से समझो। क्योंकि इस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है। निखिल ये गाना गाने का काम कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है, तो निखिल शब्द क्या है? कर्ता, और गाना या रहना ये शब्द क्या होता है? क्रिया। तो इसीलिए इस क्रिया के साथ वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक। ओके, तो आपको समझ में आ गया। दूसरी प्रकार से हम इस प्रकार से भी क्रियाओं के भेद पहचान सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं, उस वाक्य को कुछ प्रश्न पूछने हैं। जैसे यहाँ पे हमने वाक्य क्या लिखा है? वह घड़ा भरती है।
तो हम प्रश्न पूछेंगे क्या भरती है, तो आंसर क्या मिलेगा, घड़ा। तो इस प्रकार से जब हमारे इन प्रश्नों के उत्तर अगर वाक्य में मौजूद है तो भी वो क्रियाएं ज्यादातर सकर्मक ही होती है। तो ये एक हिंट है तुम लोगों को कि तुम लोग ये वाक्य को, ये सारे प्रश्न पूछ सकते हो। अगर उसका आंसर मिलता है तो वो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। अगर उसका आंसर प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो कौन सी होगी, अकर्मक। जैसे इस वाक्य में देखते हैं, निखिल गा रहा है, तो निखिल क्या गा रहा है, तो उसका आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं। कहा तो आएगा नहीं, किसे भी नहीं आएगा, तो यानी यहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिलता है। ओके, इसलिए ये कौन सी है, अकर्मक। वह घड़ा भरती है, वह क्या भरती है, घड़ा। तो घड़ा अपने को आंसर मिल गया इस वाक्य में, मतलब ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक। तो ये जो तीनों प्रश्न है ये आप ध्यान में रख सकते हो, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उपयोग करके भी क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है ये पहचान सकते हैं। अब कुछ और दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो देख लीजिए। राम पत्र लिख रहा है, क्या इसमें कर्म मौजूद है, यस है। राम यानी काम करने वाला कौन है, यहाँ पे लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम कौन है, कर्ता। लिख रहा है, लिखना रहना ये क्या होती है, क्रिया। और पत्र ये क्या है, कर्म। यानी ये जो पत्र जो कि यहाँ पे कर्म आया है, इसीलिए ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्म। ठीक है। फिर वधु लजा रही है, वधु लजा रही है, लजा रही है मतलब शर्मा रही है। अब इसमें शर्माने का कार्य कौन करता है, क्रिया कौन कर रही है, वधु यानी दुल्हन। और वो क्या कर रही है, लजा रही है, राइट। तो यहाँ पे भी कर्म मौजूद नहीं है। तो अगर हम प्रश्न पूछते हैं वधु लजा रही है, वधु क्या लजा रही है, ऐसा कोई प्रश्न बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो कि यहाँ पे कर्म मौजूद नहीं है और क्या का आंसर भी यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये जो क्रिया है ये कौन सी है, अकर्म। तो बच्चों आपको सकर्मक और अकर्मक ये क्रियाएं समझ में आ ही गई होगी। बस आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, वाक्य में उस क्रिया का जो भार होता है वो कर्म पर पड़ना चाहिए, यानी कि कर्म होना चाहिए क्रिया के साथ। अगर कर्म मौजूद है तो वो सकर्मक, अगर वाक्य में कर्म है ही नहीं तो वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा ये तरीका है, हम उस वाक्य में वो जो क्रिया है उसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे वह घड़ा भरती है, वह क्या भरती है, तो उसका आंसर मिलेगा घड़ा। अगर इस प्रकार से प्रॉपर आंसर मिल जाता है उस क्या इस प्रश्न का, तो वो सकर्मक क्रिया है। और अगर उस क्या कहा कि से इन प्रश्नों का आंसर हमें वाक्य से नहीं मिलता है तो उसमें कर्म नहीं होगा और वो कौन सी होगी, अकर्मक। ठीक है। अब और एक बात इसमें आती है, तो इस वाक्य में कितने कर्म मौजूद है, एक कर्म मौजूद है। इसी प्रकार से विकर्मक क्रिया भी होती है। जैसे यहाँ पे पत्र है, यहाँ पे एक वाक्य है, राम पिताजी को पत्र लिख रहा है। ओके, राम पिताजी को पत्र लिख रहा है। अब इसमें क्या है, राम लिखने का काम जो करता है वो होता है कर्ता, यानी जो भी क्रिया जो व्यक्ति कर रहा है उस वाक्य में, जो प्राणी कर रहा है वो होगा कर्ता। तो ये कौन है, कर्ता। कौन सी क्रिया है, कौन सा काम हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया, राइट, जो हमने यहाँ पे भी लिखा। अब क्या लिख रहा है वो, पत्र। तो ये क्या है, कर्म, ये एक कर्म हो गया। दूसरा प्रश्न हमने पूछा किसे लिख रहा है, तो आंसर मिला पिताजी को, तो ये भी क्या है, कर्म। यानी इस वाक्य में कितने कर्म हो गए, दो, ये एक और ये दूसरा।
तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ दो दो कर्म मौजूद होते हैं या दो दो कर्म आते हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? द्विकर्मक। तो ये होती है एक कर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के ये दो पार्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो सकर्मक यानी एक ही कर्म आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और द्विकर्मक मतलब वाक्य में दो कर्म आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक ये और ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने दो प्रकार वाक्य क्रिया के दो प्रकार पढ़े, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। साथ ही साथ द्विकर्मक क्रिया क्या है ये भी हमने समझा। अब हम इसके कुछ स्वाध्याय के प्रश्न जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, इसके पहले कि हम स्वाध्याय देखें हम क्रिया का और एक प्रकार पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग। ओके, तो सहायक क्रिया कौन सी है अब हमें ये सीखना है, ये पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है, मेरा मन प्रसन्न होने लगा और राम ने पत्र लिख दिया। ठीक है, अब पहले वाक्य से शुरुआत करते हैं। राम ने पत्र लिख दिया, इसमें क्रिया कौन कौन सी है? लिखना और देना। राम ने पत्र लिख दिया, इस वाक्य में हम ये वाक्य इस प्रकार से भी बोल सकते थे, लिख सकते थे कि राम ने पत्र लिखा, लेकिन बजाय इसके हमने क्या बोला? राम ने पत्र लिख दिया। यानी अगर हम वाक्य इस प्रकार से लिखते, राम ने पत्र लिखा, तो इस क्रिया की हमें जरूरत नहीं थी। दिया, इस क्रिया की हमें जरूरत नहीं थी। मतलब इसके बिना वाक्य पूरा हो सकता है। तो ये जो क्रिया है, अब अगर हम ये क्रिया को लिखना, इस क्रिया को हाइड करेंगे तो वाक्य पूरा होगा क्या? राम ने पत्र दिया? नहीं, क्योंकि ये क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया इसमें कौन सी है? लिखने की। इसके बिना हमारे वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है कि राम ने पत्र लिखा या राम ने पत्र लिख दिया, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यानी दिया की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमें उस क्रिया को वाक्य में लिया। तो ये जो क्रिया है जिसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता, ये होती है मुख्य क्रिया। और उस क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया आती है, जो मुख्य क्रिया को सहायता करती है, सपोर्ट करती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, तो वाक्य में दो क्रिया, अगर एक ही क्रिया है अर्थात वो मुख्य क्रिया ही होगी। तो सहायक क्रिया पहचानने के लिए सबसे पहले वाक्य में दो क्रियाएं दिखनी आवश्यक है। जैसे यहाँ पे है लिखना और दिया यानी देना। लिख इस क्रिया का मूल रूप होता है लिखना, और दिया इस क्रिया का मूल रूप होता है देना। यानी वाक्य में कितनी क्रिया आ गई? दो। जो पहली है वो मुख्य क्रिया है और उसके बाद जो आती है वो कौन सी है? सहायक। सहायता करने वाला व्यक्ति हमेशा मुख्य व्यक्ति के पीछे पीछे होगा, सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, बराबर। तो इसी प्रकार से वाक्य में भी जब दो क्रिया होती है तो अंत में सबसे पीछे जो होती है वो कौन सी होगी? सहायक क्रिया, वाक्य के अंत में। और उसके पहले जो होगी वो मुख्य क्रिया। ठीक है, अब दूसरा वाक्य, मेरा मन प्रसन्न होने लगा। इस वाक्य को हम इस प्रकार लिख सकते थे कि मेरा मन प्रसन्न हुआ, लेकिन हमने क्या बोला? मेरा मन प्रसन्न होने लगा। तो ये जो है ये मुख्य क्रिया है और ये कौन सी है? सहायक क्रिया। ओके, तो आपको सहायक क्रिया का अर्थ इस प्रकार से समझना है कि जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया को सहायता करती है, सहायक सिद्ध होती है, या मुख्य क्रिया के बाद में आती है। वाक्य में जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में आती है या वाक्य के अंत में, एकदम एंडिंग में आती है वाक्य के, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें या सकर्मक अकर्मक
इन क्रियाओं में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि वाक्य दिए जाएंगे और उसमें से आपको सहायक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है या फिर अकर्मक क्रिया कौन सी है, ये आपको पहचानना। ठीक है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सहायक क्रिया दी होगी और उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। और जैसे कुछ वाक्य हम देख लेते हैं। समझो ऐसे प्रश्न पूछा है आपको कि चाहिए, ओके, इस क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग करना है। चाहिए इस क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर इस प्रकार से आपको सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना है तो वाक्य फ्रेम करते वक्त, वो सेंटेंस फ्रेम करते वक्त, वाक्य बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो ये क्रिया का प्रयोग करना है ये कौन से रूप में है, सहायक क्रिया के रूप में। यानी ये क्रिया अंत में आनी चाहिए और उसके पहले आपके सेंटेंस में और एक क्रिया दिखनी चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका वाक्य हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए मैंने कहाँ पे इसको रखा है, वाक्य के अंत में, और उसके पहले मैंने और एक क्रिया भी यहाँ पे ले ली है, बोलना। तो बोलना इस क्रिया को यहाँ पे चाहिए, ये क्रिया सहायता करती है, मुख्य क्रिया के बाद आती है। तो इस प्रकार से हमने चाहिए का वाक्य में प्रयोग किया है। इस प्रकार से और एक वाक्य हम देख लेंगे। रहना इस क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कैसे आएगा, हम चुपचाप सुनते रहे, हम चुपचाप सुनते रहे। अब इसमें रहे का मैंने वाक्य के अंत में रहे इस क्रिया को रखा है, उसके पहले मैंने और एक क्रिया ले ली है, मतलब ये जो क्रिया है ये मेरी क्या हो गई, सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से जब आप किसी भी क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग करते हो तो उस क्रिया के पहले और एक क्रिया होनी चाहिए, तो ही आपका ये सहायक क्रिया के रूप में क्रिया का वाक्य में प्रयोग सही है। ठीक है। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, या तो सहायक क्रिया पहचानिए या फिर दूसरा प्रश्न होगा क्रिया का, उस क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब जब हम पहचानते हैं तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये भी आप ध्यान में रखिए। राम ने पत्र लिख दिया, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे। इसका सहायक क्रिया कौन सी है वाक्य में, दिया, राइट। बट इतना ही लिख के आपको रुकना नहीं है, उस दिया का मूल रूप क्या है वो भी आपको लिखना है, देना। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सहायक क्रिया कौन सी है वाक्य में, दिया, और उसका मूल रूप क्या है, देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरा मन प्रसन्न होने लगा, तो आंसर किस प्रकार से लिखोगे, सहायक क्रिया लगा और मूल रूप आएगा लगा। ठीक है। अब हम कुछ इसका स्वाध्याय या जो प्रश्न है वो तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में से हमें सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है। पहला वाक्य देखिए, टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, तो इसमें कौन सी है सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया पड़ी और उसका मूल रूप आएगा पढ़ना। दूसरा वाक्य, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, इसमें सहायक क्रिया है आया और उसका मूल रूप आएगा आना। ठीक है।
इस प्रकार से आपको बाकी के जो आगे वाक्य है उनकी भी सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है, लेकिन आप सहायक क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया भी पहचानोगे। जैसे पहले वाक्य में टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, इस वाक्य में दौड़ यानी दौड़ना ये मुख्य क्रिया है और पड़ी यानी पढ़ना ये सहायक क्रिया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं वाक्यों में से कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक, ये आपको पहचानना है। पहला वाक्य देखिए, लकड़हारा पेड़ काटता है। तो क्या काटता है? पेड़, यानी हमें उत्तर मिला। तो काटता ये जो क्रिया है ये कौन सी है? सकर्मक, और वाक्य में कर्म मौजूद है यानी पेड़ ये शब्द। दूसरा वाक्य, नदी बहती है। नदी बहती है, तो इस वाक्य में बहना क्रिया है और क्या बहती है? नदी क्या बहती है? तो ऐसा कोई प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा क्या? नहीं। तो करता है नदी, क्रिया है बहती, और इस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, इसलिए ये बहती है ये जो क्रिया है ये कौन सी है? अकर्मक। अब इसी प्रकार से आपको बाकी के जो वाक्य है उसमें से सकर्मक और अकर्मक ये क्रियाएं पहचान कर लिखनी है। यहाँ एक प्रश्न है, नीचे दिए हुए वाक्यों में सहायक क्रियाएं रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य, उस दिन से हाथी शाकाहारी हो गया। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है बच्चों? गया, और इसका मूल रूप आएगा गया। इस क्रिया का मूल रूप आता है जाना। दूसरे वाक्य में, इस बीच जीवन बीतता रहा। तो वाक्य के अंत में आने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, तो कौन सी है अंत में आने वाली क्रिया? यहाँ रहा, और इसका मूल रूप आएगा रहना। ठीक है। इसी प्रकार से आगे कुछ और क्रियाएं हैं जिनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे दी हुई सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और ये जो सहायक क्रिया दिए है इसको आप वाक्य में फ्रेम करोगे। ठीक है। और बच्चों, इस प्रकार से हमने आज सहायक क्रिया